दोस्तों, जियो वर्ल्ड एकेडमी चैनल पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वायुमंडल का महत्व और परिचर्चा है, महत्व और परिचय पे। और उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्रयागराज वाले ही डी चंद्रा हैं या कोई और है। तो मैं डी चंद्रा प्रयागराज वाला ही हूँ और आज चर्चा करना है हम लोगों को वायुमंडल पर। और चर्चा हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ हूबहू ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेसिक जानकारी, कॉन्सेप्ट और धारणात्मक जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आप भूगोल को रटना छोड़ दें और समझना शुरू कर दें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वायुमंडल है क्या। आखिर जो टॉपिक भी पढ़िए सबसे पहले उसको समझिए कि वो वास्तव में उसकी परिभाषा क्या है, वो है क्या चीज। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित क्या है? एक गैसीय आवरण है। यानी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय घेरा, इन्वेलप ऑफ गैसेस भी बोल देते हैं इसको, इन्वेलप ऑफ गैसेस। परिभाषा के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। यानी हमारी पृथ्वी एक गैसीय घेरे से, गैसीय इन्वेलप से, गैसीय आवरण से घिरी हुई है और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वायुमंडल। और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जब आप परिभाषा जान गए कि वायुमंडल है क्या, तो दो प्रश्न उठता है। एक प्रश्न तो यह उठता है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल कैसे बना? क्यों पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है? सभी स्पेशियल बॉडी के पास वायुमंडल नहीं है, जैसे चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी के पास वायुमंडल है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिससे इसकी एस्केप वेलोसिटी अधिक है। एस्केप वेलोसिटी साइंस का है, यानी वो बल जिससे कि अगर उतना वेग दे दिया जाए कि वह उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए कोई कण या कोई पार्टिकल, तो उसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी का जो एस्केप वेलोसिटी है अधिक है, इसलिए इसमें वायुमंडल बंधा हुआ है। अब यहां पे एक चर्चा करना चाहता हूं, ये आईएएस के इंटरव्यू में भी एक मेरे ही स्टूडेंट से पूछा गया क्वेश्चन था कि पृथ्वी तो बहुत तेज घूर्णन कर रही है कि नहीं? जैसे देखिए ये पृथ्वी है तो ये बहुत तेज क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। अब कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर ऊपर आकर के रुक जाए, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं ना, एक हेलीकॉप्टर है और कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर ऊपर आकर के रुक जाए, तो क्या अगर वो रुक जा रहा है तो क्या पृथ्वी घूर्णन करते हुए जब आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए वो यहां पे रुक जाए, इसी के ऊपर आके रुक जाए, तो पृथ्वी तो बहुत तेज घूर्णन कर रही है, तो 2 घंटा बाद फिर से वो उतर जाए तो क्या यहां पहुंच जाएगा? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर इसका आप आंसर दे देंगे तो आप वायुमंडल को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसका मतलब। तो अगर ऐसा होता तो एरोप्लेन में इतना ईंधन डालने की जरूरत है नहीं, ऊपर जा करके कुछ लोग ऊपर उठे और रुके हैं, थोड़ी देर बाद ताक रहे हैं कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश आ गया, उतर गए। या ऐसा होता तो कोई ऐसे जंप करता और पता चलता पृथ्वी खिसक गई नीचे से। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है ना, वो इससे बंधा है, टाइटली बंधा है। जैसे हम लोग बंधे हैं वैसे ये वायुमंडल भी बंधा हुआ है। यानी वायुमंडल खींची हुई है, ये बांधी हुई है इसको। यानी अगर इसमें हेलीकॉप्टर भी कहीं होगा, यहां पे एक हेलीकॉप्टर भी है, तो वो हेलीकॉप्टर भी उसी के साथ घूर्णन कर रहा है।
यानी कि यहां पे मैं समझाना क्या चाहता हूं, समझाना यह चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडल बना है वो सिर्फ पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, पूरा वायुमंडल को लेके घूर्णन कर रही है। इस बात को समझिएगा। लोग दिमाग में यह लगता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, पूरा वायुमंडल, इसका पूरा वायुमंडल एक साथ घूम रहा है। ये पृथ्वी है तो इसका पूरा वायुमंडल एक घूम रहा है। ये पृथ्वी सिर्फ नहीं घूम रही, वायुमंडल रुका हुआ है। ऐसे होता तो पता चलता कश्मीर की ठंडी हवा पहुंच गई सऊदी अरब, कश्मीर में ठंडा है, अब पृथ्वी घूम गई है, वो हवा उधर चलेगी ना। वायु उसकी टाइटली वहीं पे बंधी हुई है जहां पे है, और हमको भी, हर पार्टिकल को, पूरे वायुमंडल को बांधा हुआ है। तो अगर इस वायुमंडल में कोई जहाज यहां पे है तो वो भी उसी के साथ बंधा हुआ इसे चलेगा। तो मेरे समझ से दोनों बात आप समझ गए कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, और आप ये भी समझ गए, यहां पे मैं दूसरी बात जो समझाना चाहता था कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ पूरा वायुमंडल घूर्णन करता है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरी बात पे कि वायुमंडल का विस्तार कहां तक है। देखिए, मेरे साथ सोचना शुरू करिए, समझने की कोशिश करिए, ज्योग्राफी को रटने की कोशिश मत करिए। मैं कोशिश बस ये कर रहा हूं कि आपको एक अच्छी समझ विकसित कर सकूं ज्योग्राफी के बारे में, ताकि आप हिस्ट्री की तरह ज्योग्राफी को रटना बंद कर दें। ये भारत की एक विडंबना है कि सोशल मतलब एसएसटी के साथ हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री पॉलिटी के साथ सिविक्स में क्लास 10 तक हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो हम रटने के ही मोड में, जैसे हिस्ट्री रटते थे, पॉलिटी रटते थे, संविधान रटते थे, वैसे हम ज्योग्राफी को रट डालते हैं। रटना की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, आप क्या करें, समझने की कोशिश करिए। अब हम इतना समझ चुके हैं कि वायुमंडल में विस्तार जो है कहां तक है, यानी पृथ्वी के चारों, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर कहां तक वायुमंडल है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर कहां तक वायुमंडल है, ये चर्चा करते हैं। तो अब यहां पे 3 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पृथ्वी है और ऊपर सूर्य है। चलिए, सूर्य को बहुत नजदीक दिखा दिया, ये ऊपर सूर्य है। तो इस पृथ्वी से सूर्य तक क्या वायुमंडल है? नहीं, ये पृथ्वी से सूर्य तक वायुमंडल नहीं है। सूर्य तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कि नहीं? तो वायुमंडल का विस्तार कुछ हजारों किलोमीटर तक है, फिर भी कम नहीं है वायुमंडल। तो पहला पॉइंट, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक है, थोड़ा मोड़ा ऊंचाई तक नहीं है, ये हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक है। पहला पॉइंट लिखिए, यानी वायुमंडल का विस्तार कई हजार किलोमीटर तक है पृथ्वी के ऊपर। दूसरा पॉइंट लिखिए यहां पे, वायुमंडल के विस्तार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको कोट कर रहे हैं हम, कि वायुमंडल का विस्तार, पहली बात तो यह समझ में आई कि हजारों किलोमीटर तक है। अब दूसरी बात समझिए कि वायुमंडल का 97% भाग सिर्फ 29 किलोमीटर, ये 29 किलोमीटर तक ही सीमित है। यानी कि वायुमंडल है भले हजारों किलोमीटर तक, लेकिन इसका कितना परसेंट, ये यहां तक मान लीजिए हजारों किलोमीटर है, तो सिर्फ यहीं तक, इतने दूर में 97% भाग है, बाकी 3% भाग ही हजारों किलोमीटर तक है। जरा सोचिएगा जो बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख करके दे रहा हूं कि पहला पॉइंट हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल, वहीं दूसरी जगह मैं क्या बोल रहा हूं कि वायुमंडल का 97% भाग सिर्फ 29 किलोमीटर के अंदर सीमित है। अब उससे भी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, तीसरा पॉइंट, कि वायुमंडल का 50% भाग सिर्फ 5.6 किलोमीटर, यानी और कम, 5.6 किलोमीटर में ही
कितना है 50%, आधा वायुमंडल, पूरा जितना गैस पूरा वायुमंडल में है उसका आधा सिर्फ 5.6 में है। अगर आप इस तीनों बातों को समझ चुके हों तो तीनों बात को मंथन करिए, एक साथ मथिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा जानते हैं? पहला कॉन्सेप्ट याद करिए कि वायुमंडल का विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। समझ रहे हैं? कहां तक है? हजारों किलोमीटर तक। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इसके सिर्फ 29 किलोमीटर के अंदर, कितने किलोमीटर? 29 किलोमीटर के अंदर 97% गैस है, यानी कि अधिकांश वायुमंडल यही तक है। बहुत सघन गैसें कहां है? पृथ्वी के पास है, दूर नहीं। और उसमें भी बता दिया मैंने कि 5.6 किलोमीटर के अंदर 50% वायुमंडल है। अगर आप इस बात को तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? यह निष्कर्ष निकलेगा कि वायुमंडल पृथ्वी के नजदीक अत्यंत सघन है। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत सघन है और पृथ्वी से दूर जाने पर यहां अत्यंत विरल है, बहुत विरल है। यानी कि पृथ्वी के नजदीक वाला वायुमंडल बहुत सघन है और ऊपर वाला भाग बहुत अधिक विरल है। कितना है? तीनों कॉन्सेप्ट से आप समझ चुके होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए। अब देखिए, अब तक जो बात मैंने कर रहा था कि वायुमंडल का एक परिचय दे रहा था, और मैं समझता हूं कि एक अच्छा समझ आप तक पहुंच चुकी होगी। अब बात करने जा रहा हूं वायुमंडल का महत्व क्या है। आज ही कुछ लोगों ने कमेंट पे कहा कि सर जीआईसी मेंस में भी क्वेश्चन आएगा और जीडीसी मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, तो मेंस की भी तैयारी कुछ करना होगा। तो ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वायुमंडल का महत्व है या मंडल का मतलब क्या है, वायुमंडल क्या है और उसका महत्व पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। और महत्व कई बार पूछा जाता है, कई चीजों का महत्व पूछा जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि महत्व में लिखा क्या जाता है। यहां मैं एक ट्रिक देता हूं मेंस लिखने की, कि जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका महत्व क्या है तो लिखा क्या जाए, आप ये सोचेंगे। तो महत्व किसी का कैसे बताया जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि उसको उस सिनेरियो से हटा दीजिए जिसका महत्व पूछा जा रहा है। जैसे आपका महत्व पूछा जाए, आपका महत्व भारत में क्या है, तो अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपका कोई महत्व नहीं है भैया। अगर भगवान न करे कल को आप ना रहें, तो क्या भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। तो साफ साफ उत्तर यही होगा कि आपका भारत के लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या पीएम है, सीएम है, गृह मंत्री है, कोई भी बड़ा पोस्ट का व्यक्ति है, अगर उसको कुछ हो जाए तब तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा भारत में। तो उसका महत्व हो सकता है भारत के लिए। लेकिन अभी आप क्वेश्चन को बदल दिया कि आपका आपके परिवार के लिए क्या महत्व है। अब अपने परिवार में से आप हटा दीजिए, और आपके हटने के बाद अगर परिवार पे कोई फर्क पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वही आपका महत्व है। और अगर भगवान करे ना करे ऐसा हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई महत्व नहीं है आपका। बात समझ रहे? तो अब आपके ऊपर जाता है कि आप अपने महत्व को जान सकते हैं कि आपका परिवार के लिए, आपका देश के लिए, आपका अपने शहर के लिए, आपको अपने जिले के लिए क्या महत्व है, आप निर्धारित कर लीजिए। हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल का क्या महत्व है, तो हम वही काम करेंगे जैसे आपको हटा रहे थे, वैसे पृथ्वी से पृथ्वी के वायुमंडल को हटा देते हैं। अब ऐसा करने पे जो होगा वही पृथ्वी के लिए वायुमंडल का महत्व है। तो सबसे पहला महत्व, 5 महत्व बताऊंगा। सबसे पहला महत्व यह है कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो चंद्रमा जैसी घटना, चंद्रमा पे भी वायुमंडल नहीं है, हमने उसी को ले लिया कि जो चंद्रमा पे होता है वही यहां होगा। चंद्रमा पे क्या होता है जानते हैं?
चंद्रमा पे दिन का तापमान 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सोचिए 127 डिग्री, 40 से 50 में हम लोग हालत खराब हो जाती है, वहां दिन का तापमान 127। चलिए दिन का तो कोई बात नहीं, रात का तापमान माइनस, सुन लीजिए, -173 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में या वनडे क्लासेस में, कहीं भी एग्जाम में, कि रात का तापमान वहां कितना होता है। तो रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दिन में बहुत गर्म, रात में कितना, बहुत ठंडा, 170 तक पहुंच गया, 173 तक पहुंच गया। बाप रे बाप। तो सोच सकते यही पृथ्वी पे होगा। अगर वायुमंडल नहीं होता तो यहां पे भी दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का तापमान बहुत कम होता। तो यही पहला महत्व लिख लीजिए कि दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का तापमान बहुत कम होता। अब दूसरा महत्व देखते हैं। दूसरा क्या महत्व है? दूसरा महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करता है। लिख भी लीजिए, तो दिखा भी दिया हूं कि वायुमंडल, दूसरा महत्व है, वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करता है, ब्लैंकेट जैसा काम करता है। यानी क्या करता है? पृथ्वी का एक औसत तापमान बनाए रखता है। पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है। कितना है औसत तापमान? यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना है? तो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दो बात आपको बता दूं यहीं पर, यही तापमान बढ़ने लगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप देखे होंगे यूरोप में बैठक हो रही थी, इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि तापमान, वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है। तो यही तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग है। बाद में बहुत चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन एक यहाँ पे मुझे खुरापात क्वेश्चन है, लोग अक्सर पूछते हैं कि कंबल में हमको गर्मी, कंबल ओढ़ने पे गर्मी क्यों लगती है? ठंडी में हम कंबल ओढ़ लेते हैं, तो कंबल ओढ़ने पे गर्मी क्यों लगती है? रजाई ओढ़ने पे गर्मी क्यों लगती है? जरा इस पे सोचिएगा। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा आज के लिए। ये क्वेश्चन देखिए, होता क्या है, दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलते रहने चाहिए और उसका उत्तर खुद ढूंढिए। अब ऐसा मत करिएगा एआई से ढूंढने लगिए, तो खुद सोचिए। देखिए, सोचना भी एक कसरत है, मानसिक कसरत। जैसे फिजिकल कसरत होती है वैसे मेंटल कसरत होती है। मैथ पढ़ते होंगे, मैथ पे क्या लिखा रहता है? मैथ कक्षा 8 या 9 के मैथ की किताब देखिएगा, तो क्या उस पे हिंदी या भूगोल की किताब की तरह अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 लिखा रहता है? नहीं। क्या लिखा रहता है? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज काहे लिखा भाई? क्योंकि ये मैथ मेंटल एक्सरसाइज कराती है और आप लोग करना छोड़ दिए मेंटल एक्सरसाइज। तो मेंटल एक्सरसाइज करना शुरू करिए। तो आज की एक्सरसाइज यही है कि आप सोचिए कि वायुमंडल, कंबल ओढ़ने पर काहे गर्मी होने लगती भाई? कंबलों में हीटर तो लगा नहीं है, तो आखिर कंबल ओढ़ लेते हैं तो गर्मी लगने लगती, काहे लगती? इस पे सोचिएगा। फिलहाल पृथ्वी के लिए जो कंबल का कार्य कर रहा है वायुमंडल कर रहा है, और वो इसका तापमान बना देता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और कंबल आप वाला, आपका अंदर कंबल का तापमान कभी नोट करिएगा थर्मामीटर से, तो आपके शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ना, तो वो अंदर का तापमान भी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना देता है। कैसे बनता है ये सोचिएगा। तीसरा बहुत बड़ा महत्व है भाई, अगर ये वायुमंडल ना होता तो खोपड़ी उपड़ी फूट जाती, कोई रह नहीं पाता। काहे कि ये उल्का जो गिरते हैं, इसको ये वायुमंडल का मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ये देख रहे हैं, यहीं रुक जाएगा, यही
पहला है बताएंगे क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तो तीसरा है ये जो मेसोस्फीयर मध्य मंडल है, यहीं पे उल्का रुक जाता है। चंद्रमा पे जाते हैं बहुत डर रहता है कब गिर गया उल्का सिर पे। अगर ये वायुमंडल ना होता तो इसे धम से उल्का गिर जाता, घरवे उरवे सिटिये उटिये सब गायब हो जाती। और रोज उल्का गिर रहा है, रोज लाखों नहीं अरबों खरबों उल्का गिर रहे हैं, वायुमंडल रोक रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कुछ पहली बात महत्व में उल्का से सुरक्षा करता है, इससे उल्का से, ये तो हम महत्व में बता रहे हैं। दूसरी चीज क्या यहां क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा परत सुरक्षा करती है, किस परत तक में उस रोक देती, कौन सी परत उल्काओं को रोकती है? तो मध्य मंडल मेसोस्फीयर, इस पर यह प्रश्न बनेगा, लिख लीजिएगा। मध्य मंडल मेसोस्फीयर उल्काओं से हमारी सुरक्षा करता है। तो तीसरा महत्व। अब चौथा महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत है। पृथ्वी के चारों ओर कौन सी परत है? ओजोन परत है। ये क्या करती है? ये परत सुरक्षा कवच है। ये पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। अगर ये ना होती तो ये पराबैंगनी किरणें, ये है ओजोन परत, ये देखिए एक सुरक्षा कवच बना दिया, इसीलिए इसको सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच। ये भी छोटे एग्जाम्स में आ जाता है। अब क्यों सुरक्षा कवच कहते हैं भाई? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब एक बात यहां भी बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है, ये बुक लिखने वाले बड़ी चालाकी करते हैं या पढ़ाने वाले बड़ी चालाकी करते हैं। इतना बोल के रह जाएंगे कि पराबैंगनी ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कैसे करती है। अब इसका कारण क्या करती है भैया ओजोन परत जो इससे सुरक्षा हो जाती है? अब उसमें सब अवार्ड बकने लगते, कोई कहता है अवशोषित कर लेती है। ये यार अवशोषित कर रही थी, अब तक पेटवा नहीं भरा इसका, अवशोषित करते करते अब तक तो फट जाना चाहिए। कोई चीज ऑब्जॉर्व कर रही है तो कहीं जाना भी तो चाहिए, तो ऑब्जॉर्व नहीं करती है। कोई कहता है रिफ्लेक्ट कर देती है, कि वह परावर्तित कर देती है, तो परावर्तित भी नहीं करती है। अब मैं ये दावा कर रहा हूं दो बातें नहीं करती है। क्या? न ये ऑब्जॉर्व करती है और न ये परावर्तित करती है। तो करती क्या है, कैसे सुरक्षा करती? ये भी एक प्रश्न है। ओजोन परत पढ़ाते समय वैसे मैं समझाऊंगा, तब तक आप सोचते रहिए। अभी यहां पे बस ये है कि ओजोन परत मतलब पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल सुरक्षा करता है, क्योंकि हमें टॉपिक पे बने रहना है। अब देखिए पांचवा महत्व क्या है। ये वायुमंडल हमें बहुत सी प्राणदायिनी गैसें प्रदान करता है, जैसे ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल ना होता तो हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलता, नाइट्रोजन कहां से मिलता पौधों को पोषण के लिए? तो बहुत सी प्राणदायिनी गैसें उपलब्ध कराता है। तो पांचवा महत्व यही है, प्राणदायिनी गैसेस उपलब्ध कराता है कौन? वायुमंडल। तो इस तरह से हम 5 महत्व जान गए। अब आगे थोड़ी सी और बात बता देते हैं वायुमंडल से संबंधित। बने रहिए, बहुत जरूरी है ये भी जानना कि आखिर वायुमंडल से वायुदाब क्यों बनता है। पृथ्वी पर एक वायुदाब कार्य करता है, तो वो कैसे बनता है अब इसको मैं बताऊं। देखिए पहली बात तो ये बताइए कि वायु में भार होता है कि नहीं? वायु में भार होता है कि नहीं या नहीं?
अब एक प्रश्न और बताइए आप लोग, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है। आज कई प्रश्न आप लोगों से मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में खूब रुचि लेने लगे हैं, तो अब मैं भी थोड़ा रुचि लेने लगा हूं आप लोगों को और अधिक ज्ञान देने में। तो है क्या, लेकिन रुचि लेने से सिर्फ रुचि मत लीजिए, उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और दूसरों तक, सबसे जरूरी है दूसरों तक शेयर करिए, ताकि मेरा नॉलेज दूसरों तक पहुंचे, जिसकी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं चाहता हूं उन तक पहुंचूं, उस अंतिम शख्स तक गांव में बैठे हुए पहुंचूं, जो बेचारा प्रयागराज नहीं आ सकता, जो डिचंद्रा से नहीं पढ़ पाया अधिक फीस की वजह से, या यहाँ पे अधिक खर्च है शहर में रहने का, तो उस तक मेरा ज्ञान पहुंच जाए। क्योंकि जब बच्चा मुझसे पूछा ना कि वो प्रयागराज वाले डिचंद्रा, तो मुझे समझ में आ गया कि बच्चा चाह रहा था यहां पहुंचना और नहीं पहुंचा। तो प्लीज वीडियो को शेयर खूब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अगर आपको लगता है कि मैं उपयोगी नॉलेज दे रहा हूं। तो बात देखिए क्या है, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर एक तराजू ले ले और एक तरफ गैस वाला वॉल्यूम, गैस भरा हुआ गुब्बारा रख दे, और दूसरी तरफ बिना गैस भरा गुब्बारा रखे, तो कौन सा भारी होगा? प्रश्न समझ रहे हैं? ऐसे तराजू ले लीजिए, तराजू होता है ना, तो तराजू में एक तरफ गैस वाला गुब्बारा और दूसरी तरफ एकदम पिचका हुआ गुब्बारा। यहां पे जो तराजू रहे वो उसमें गैस भरी रहे, समझ रहे हैं? और यहां पे जो तराजू रहे उसमें पिचका हुआ गुब्बारा रहे। तो आप बताइए कि कौन सा भारी होगा? बिना गैस वाला, ये बिना गैस का है, और ये गैस वाला है, जिसमें गैस भरा है वो भारी होगा या बिना गैस वाला? तो ये प्रैक्टिकल कक्षा 6 में हम लोग साइंस में करते थे। फिलहाल यूपी में लोग प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, लैब खाली पड़ी रहती है। यूपी बोर्ड वालों का प्रैक्टिकल की स्थिति बड़ी दयनीय है। नहीं तो ये कक्षा 6 का प्रैक्टिकल है कि गैस में भार होता है कि नहीं। तो आप उत्तर पाएंगे कि भैया गैस भी पदार्थ है। गैस क्या है? एक अवस्था है पदार्थ की, तो पदार्थ में तो भार होता ही है। तो यहां पे गुब्बारा, यानी ये गुब्बारा भी है और गैस भी है, तो यहां पे गैस प्लस गुब्बारा, और यहां सिर्फ गुब्बारा। मैं भोजपुरी में बोल रहा हूं, बैलून गुब्बारा ही बोलते होंगे, है कि नहीं? तो यहां सिर्फ गुब्बारा है और यहां गैस और गुब्बारा है, तो ये भारी होगा ना। इससे सिद्ध हो जाता है कि गैस में भार होता है। अब यही काम है हमारा यहाँ। हमने क्या बताया था कि पृथ्वी के ऊपर हजारों किलोमीटर तक वायुमंडल भरा हुआ है। तो ऊपर हजारों किलोमीटर तक है, तो ये गैस जो है, ये वायुमंडल की जो गैसेस हैं, ये पृथ्वी पर भार लगाती होंगी भैया। अब दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र है इकाई क्षेत्र में लगने वाला भार, यानी भार बटे क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्र में जो भार लगता है वही वायुमंडलीय दाब है। किसके द्वारा? वायुमंडलीय स्तंभ के द्वारा। वायुमंडलीय दाब की परिभाषा लिख लीजिए कि इकाई, इस तरह लिखिए, वायुमंडलीय स्तंभ द्वारा इकाई क्षेत्र में लगने वाला भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इकाई क्षेत्र में, ये इकाई क्षेत्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, अब उसमें जितना वायुमंडल भार लगा रहा है वही वायुमंडलीय दाब है। और इसका मान जानते हैं कितना है?
1034, लिख लीजिए, 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। परिभाषा लिख चुके हैं। वायुमंडलीय स्तंभ द्वारा इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बोल दिया हूं, लिख लीजिएगा। अब बात आती है, अब क्या बात आती है कि ये स्तंभ जो है, ये पूरा स्तंभ है, ये जो भार लगा रहा है वो कितना है, तो 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बाप रे बाप, यानी कि एक एक सेंटीमीटर पे 1034 ग्राम, 1-1 किलो लगभग दाब लग रहा भैया। अब फिर एक प्रश्न उठ जाता है कि इतना दाब जब चारों तरफ से हर सेंटीमीटर पे 1-1 किलो दबा रहा है चारों तरफ से, पिचक काहे नहीं जा रहे हैं हम लोग? तो इसका उत्तर है कि भैया यहां एक छोटा सा दिल है, हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक, अब ट्रक वालों को देखे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वाला वो जग रखते हैं, एक छोटा सा लड़का ऐसे 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 दबाता है और पूरा ट्रकवे उठती है। वैसे यहां छोटा सा हार्ट है, पंप कर करके इतना प्रेशर बना देता है कि वायुमंडलीय दाब हम लोगों पर काम नहीं करता है। बहुत समझने वाली बात है ये, समझ लीजिए। अब अगर यही वायुमंडलीय दाब हट जाए तो जानते हैं बम की तरह फट जाएंगे हम लोग। रसिया बनाया था एक बार वैक्यूम बम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बम कह सकते हैं, ना कुछ नुकसान, केवल थोड़ी देर के लिए अगर आपके चारों ओर वैक्यूम दे दिया जाए तो आप फट जाएंगे, क्योंकि प्रेशर है। जब आप देखे करिए, जब पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं, मैंने कहा ना कि 5 किलोमीटर के ऊपर बहुत कम वायुमंडल है, तो अगर 5 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, 50% प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होता है तो नाक से खून निकलने लगता है, कान से खून निकलने लगता है, आंख से खून निकलने लगता है। काहे? क्योंकि अब अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो समझ गए कि नहीं? वही प्रेशर बनाए है। अब एक बात यहां पे ज्योग्राफी की समझ लीजिए कि ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब में कमी आती है। बड़ नेचुरल है कमी आएगी भैया, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। अब आप कहेंगे किस दर से कमी आती है, तो अभी जो समझाया था उसको समझिएगा, यहां कोई दर नहीं आएगी भैया। हमने कहा ना, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर बहुत तेज विरल हो, ऊपर का वायुमंडल बहुत विरल, तो अगर आप यहां तक आ गए तो अब ये नीचे वाला वायुमंडल कट गया ना, अब यही भार लगाएगा, तो अब तो बहुत कम वायुमंडल है ना, तो ये किसी निश्चित दर से कमी नहीं आती। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बहुत तेजी से घटता है वायुमंडलीय दाब। इस बात को कभी बहुत अच्छे स्तर पे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि तापमान तो एक निश्चित दर से ऊपर घटता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब क्या निश्चित दर से घटता है? तो नहीं, ये जैसे ऊपर जाएंगे बहुत तेज घटता जाएगा। काहे घटता जाएगा? क्योंकि वायुमंडल घनत्व तो समान नहीं है कि इतना गया तो इतना घट जाए। वायुमंडल नीचे बहुत सघन है, तो नीचे जितना वायुमंडल कट जाएगा उतना दाब लगाना कम कर देगा। तो जैसे तेजी से ऊपर जाएंगे तेजी से वायुमंडलीय दाब घटता है। समझ में आया बात ना? चलिए अब दूसरी चीज एक और अंत में समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं? अगर वायुदाब को समझाएं तो तापमान भी समझाना हमारा फर्ज है। तो क्या है भैया, इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, कभी देख लीजिएगा चैनल में जा करके, या ऐप भी है अपना, जियो वर्ल्ड एकेडमी के नाम से अपना ऐप भी लॉन्च हो चुका है, और जल्दी ही उस पर लाइव क्लासेस भी आ जाएंगी, और यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस जल्दी ही आने वाली हैं क्वेश्चंस की। तो ऐप डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे मैंने पृथ्वी से ऊपर उठने पर तापमान तेज क्यों कम होता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई। ऊपर जब जा रहे हैं तो यहां कहीं तो सूर्य है चमक रहा, तो हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान सूर्य की तरफ, सूर्य ही स्रोत है, तो घटना क्यों चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इस पर मैंने एक समझाते हुए वीडियो डाला है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्यों कम होता है जबकि हम जा रहे हैं सूर्य की तरफ। तो इसको वहां समझ लीजिएगा। यहां बस इतना समझिए कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आती है,
कमी आती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। और यह कमी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से आती है। यही याद करिएगा, यानी 1-1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 घटता जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 और घट जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे 6.5 घट जाएगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 6.5 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसको कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल सामान्य ताप ह्रास दर, जिसका वैल्यू है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। तो आशा करता हूं कि आप वायुमंडल का महत्व भी बहुत अच्छे से समझ गए और वायुमंडल के परिचय भी ठीक ठाक आपको मिल चुका होगा कि वायुमंडल है कैसा। अगली वीडियो में हम लोग वायुमंडल के संगठन पे बात करेंगे, कंपोजिशन पे बात करेंगे कि वायुमंडल में जो गैसेज हैं या संगठन है वो क्या है। एक अच्छी चर्चा होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।